हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस और उसके कितने काइंड्स होते हैं, उन काइंड्स में कितने पार्ट्स आते हैं, है ना, और उनमें क्या वर्ब्स यूज करते हैं हम, कैसा स्ट्रक्चर रहना चाहिए उसका, कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस वर्ब के साथ अप्लाई करनी है। इससे हमको ये पता चले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है ना। तो आज की इस वीडियो में बने रहिए, है ना, एंड तक देखिए और इस टेंस के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएंगी। एंड आई गारंटी कि आप वीडियो में पूरी तरह से बने रहते हैं और इन तक देखते हैं तो आपको टेंस से जुड़ी कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। वो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो, है ना, प्रेजेंट के किसी पार्ट का हो, वो चाहे पास्ट इंडेफिनिट के पास्ट का सेंटेंस हो, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो, या फ्यूचर के किसी पार्ट का हो, किसी भी प्रकार की टेंस से जुड़ी कोई समस्याएं आपको नहीं होगी। ओके, तो हम अगर टेंस के बारे में पूछें, टेंस क्या होता है? टेंस को बोलते हैं काल। काल मतलब जो समय की जानकारी दे, जो समय की जानकारी देता है, जो समय की जानकारी देता है उसे हम काल कहते हैं। मतलब हमें यह बताया कि जो काम हुआ है वो हो रहा है या हो चुका है ना, इस प्रकार, या कल होगा, इस प्रकार से जो हमें समय के बारे में जानकारी दे, होने वाले काम के समय के बारे में बताए कि वो काम हो रहा है, काम हो चुका है ना, काम हो चुका था हमारे बोलने से पहले, या काम कल होगा। कुछ इस प्रकार के जो वाक्यों की हमको जानकारी देता है हम उन्हें टेंस कहते हैं या हम उन्हें काल बोलते हैं। यानी हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो टेंस है या जो काल है वो पूरी तरह से उसमें यूज होने वाली वर्ब पर डिपेंड करता है। यानी वर्ब ही डिसाइड करती है कि वो सेंटेंस में काम हो रहा है या काम हो चुका है या काम होगा या काम कल हुआ था। यानी हम पूरी तरह से टेंस में किस पर निर्भर है? वर्ब पर निर्भर होते हैं। पूरी तरह से हम किस पर निर्भर है? वर्ब पर निर्भर है। यानी हमें वर्ब यानी क्रिया ही हमें ये निर्धारित करके बताती है कि वो काम जो शुरू हुआ है वो हो रहा है, हो चुका है या कल हो जाएगा। क्लियर? तो काल हम उसे बोलते हैं, टेंस हम उसे बोलते हैं जिसमें हमें समय की जानकारी मिलती है। और हम समय की जानकारी कब दे पाते हैं? जब हमको वर्ब का ज्ञान होता है। हमें वर्ब ही डिसाइड करती है, वर्ब ही हमें ये बताती है, क्लेरिफाई करती है कि उस सेंटेंस में काम होगा, हो रहा है या कल हुआ था। क्लियर? हाँ, तो अगर हम टेंस के बारे में बात करें, टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो टेंस जो होते हैं अपने, टेंस तीन प्रकार का होता है ना। टेंस जो होता है अपना तीन प्रकार का होता है ना। टेंस कितने प्रकार का होता है? तीन। यह तीन प्रकार का होता है, मीन्स इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, या तीन प्रकार का होता है। यानी एक वो काल, एक वो टेंस जो काम बताए कि हो रहा है ना, वह घर जाता है ना, ऐसा दिखाया जाए। एक टेंस वो होता है, काल वो होता है जिसमें यह दिखाया जाए काम हो चुका था, काम कल हुआ था, काम परसों हुआ था। ये एक सेंटेंस, एक ये टेंस होता है। एक टेंस होता है जब ये बताए कि काम कल होगा, है ना, परसों होगा, 3 दिन बाद होगा, हो सकता हो 2027 में ये काम होगा। यानी हम जब किसी भी भविष्य वाले सेंटेंस की बात करें तो हम उसे फ्यूचर टेंस बोलते हैं। जो काम हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और जो सेंटेंस हमें ये बताए कि वो काम हो चुका था, काम कल हुआ था, परसों हुआ था, बीते हुए समय की जानकारी दे, हम उसे पास्ट टेंस बोलते हैं। यानी मेनली यह तीन प्रकार का होता है। अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे? पहला प्रेजेंट टेंस, जिसे हम बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान मतलब जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं। दूसरा पास्ट टेंस, जिसे हम बोलते हैं भूतकाल, जिसे हम बोलते हैं भूतकाल। वो वाला भूत नहीं जो रात में डराने के लिए आ जाता है, हाय मम्मी भूत आया, वो वाला भूत नहीं। ये भूतकाल, भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, जो बीते समय की जानकारी दे, है ना, जो बीते समय की जानकारी दे, है ना, वो कहलाता है भूतकाल। ओके। तीसरा होता है अपना फ्यूचर टेंस, जिसमें हमें किसके बारे में बात मिलती है? भविष्य काल के बारे में बात की जाती है। भविष्य काल मतलब कि काम कल होगा, परसों होगा, है ना, हम 2027 में इसे पूरा कर लेंगे, है ना। इस तरह से जो सेंटेंसेस हमें वर्ब की जानकारी के थ्रू मिलते हैं हम उन्हें फ्यूचर टेंस बोलते हैं। यानी टेंस मेनली तीन प्रकार का होता है,
है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जिसे हम बोलते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसमें होने वाले के बारे में बात होती है, होने वाला, जो काम होने वाला है, होने वाले काम के बारे में बात करते हैं। क्लियर? हाँ, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर बात करें तो इनमें हर एक टेंस के, चाहे प्रेजेंट टेंस की बात कर लें आप, पास्ट टेंस की बात कर लें आप, फ्यूचर टेंस की बात कर लें आप, हर एक टेंस में 4 पार्ट होते हैं, यानी एवरी टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन पार्ट्स, 4 मेन पार्ट्स। दैट मींस एवरी टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन पार्ट्स। 4 मुख्य भागों में वो डिवाइड कर दिया जाता है, उसके 4 मुख्य भाग हैं। प्रेजेंट टेंस की बात करोगे तो भी इसके 4 भाग हैं, पास्ट टेंस की बात करो तो इसके भी 4 भाग हैं, और अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो इसके भी 4 भाग हैं, यानी एवरी सिंगल टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन पार्ट्स। गॉट इट? हाँ, अब हम पहले ये जान लेते हैं कि इनके 4 भाग वो हैं कौन से, है ना। सबसे पहले हमको ये भी जानकारी दिखानी पड़ेगी कि इनके 4 भाग जो होते हैं वो कौन से होते हैं। हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस इधर लिख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। इधर हमने एक टेबल बना ली इस तरह से, हमने यहां लिखा पास्ट टेंस, और इधर हमने लिख लिया फ्यूचर टेंस। दैट मींस ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस का कॉलम, ये हो गया हमारा पास्ट टेंस का कॉलम, ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस का कॉलम, यानी वर्तमान समय के थ्रू जितने भी सेंटेंस आएंगे, यहाँ बीते हुए मतलब भूतकाल से रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस आएंगे, जितने भी काइंड्स आएंगे, और ये फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल से रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस यहाँ बढ़ेंगे वो इसमें आएंगे। अच्छा, हमने बताया हर एक मेनली 4 पार्ट है, इसके भी 4 पार्ट हैं, इसके भी 4 पार्ट हैं, और इसके भी 4 पार्ट हैं। क्लियर? यहां पहला देखते हैं, प्रेजेंट टेंस की अगर बात करें तो पहला सेंटेंस यहां पढ़ा जाता है प्रेजेंट का इनडेफिनिट, प्रेजेंट का इनडेफिनिट। अगर दूसरा बात करें तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट। अगर इसके 4th पार्ट की बात करें, है ना, लास्ट वन की बात करें, तो क्या हो जाता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इट मींस हमने प्रेजेंट टेंस के टोटल 4 पार्ट है, मैंने बोला था ना, एवरी टेंस इज डिवाइडेड इनटू मेनली 4 पार्ट्स। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट की अगर बात करें तो यहां भी पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक, दूसरा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, तीसरा पास्ट का परफेक्ट टेंस, और चौथा पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब एक चीज तुमको कॉमन देखो दिख रही होगी कि सर आपने लिखा तो बिल्कुल सेम ही है, हाँ तो सेम ही है। यहां प्रेजेंट टेंस की अगर बात करोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट में आ गए, तो पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट और फिर पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बदल क्या रहा है? वो काल, यानी यहां भी इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यहां भी है। बदल क्या रहा है? काल। काल बदलोगे तो आपको इतनी जानकारी तो देनी पड़ेगी ना कि हम अभी तक वर्तमान समय की बात कर रहे थे, अब हम बीते हुए समय की बात करेंगे, आने वाले पार्ट में हम होने वाले काम के बारे में बात करेंगे, जो काम होने वाला होगा। अब यहां जाइए, देखिए सबसे पहला बताइए फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट और तीसरा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, इसे फटूरे तो नहीं पढ़ते हो? फटूरे गुरुजी, ये फटूरे इंडेफिनिट, फटूरे कॉन्टिन्यूअस, फटूरे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नहीं 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 नहीं, फटूरे नहीं है, ये फ्यूचर है। जब भी कभी TURE किसी भी सेंटेंस में लास्ट में दिखाई पड़े, कहीं भी दिखाई दे, हम उसे चर बोलते हैं, चर, फ्यूचर। जैसे कर्वेचर है ना, स्ट्रक्चर है ना, कुछ भी कभी भी चर दिखाई दे, स्ट्रक्चर, कर्वेचर, कुछ भी जब भी कभी TURE सेंटेंस में आ जाता है, हमेशा क्या पढ़ा जाता है? वो चर पढ़ा जाता है। तो फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट,
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आपने देखा इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सब सेम है, बस बदल क्या रहे काल, बदल क्या रहे हैं काल। क्लियर? यानी हमने पढ़ा टेंस, टेंस क्या होता है, जो हमें ये बताए कि समय की जो जानकारी दे, है ना, किसी भी काम के होने की जो समय की जानकारी दे, वो हमें क्या कहलाता है, वो काल या टेंस कहलाता है। क्लियर? हाँ, वो तीन प्रकार से मेनली डिवाइड होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, एंड एवरी टेंस इज डिवाइडेड इनटू फोर, मेनली फोर पार्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार पार्ट्स हैं, सब में ये सब चीज सेम होती है, बस बदलता क्या है काल। क्योंकि ये जो पार्ट है ना, हम इन्हीं की तो बात करते हैं, पर रिलेटेड क्या होता है, ये इसलिए रिलेटेड है क्योंकि हमको इनसे ही तो वर्ब निकालनी है। ये जब पास्ट के सेंटेंस बनाओगे तो यहाँ ऐसे वर्ब आ जाएगी कि बीते हुए काम को दिखाने लगेगी। इसकी अगर बात करोगे तो यहाँ ऐसी वर्ब आएगी जो ये दिखाएगी काम होगा, वो काम होगा दिखाने लगेगा। हाँ, इसलिए ये जरूरी है क्योंकि यही तो काल है भाई। तीन ही प्रकार का तो समय होता है, जो हो रहा है, जो हो चुका है, जो होगा, है ना। लोग कहते हैं कि अगर होने वाले आने वाले समय के बारे में नहीं सोचोगे तो जो समय चल रहा है ना, और जिस परिस्थितियों में भी हो, आने वाले समय में उन्हीं परिस्थितियों में होगे, क्योंकि आपने पिछले समय में जो परिस्थितियां फेस की हैं, है ना, वो इस समय भी फेस कर रहे हो, आगे आने वाले समय में फेस करनी पड़ सकती हैं। आने वाले समय मतलब फ्यूचर में, तो अपने चीजों को भी सुधारिए, उन्हें बिगड़ने मत दीजिए, है ना। ठीक है, तो इसी प्रकार को समझ लीजिए। और अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की, यानी हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेंस में कौन सा, प्रेजेंट टेंस को। और प्रेजेंट टेंस में कौन से पार्ट को, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस को। यानी हम सबसे पहले काल में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट को, प्रेजेंट के इंडेफिनिट को, मतलब प्रेजेंट टेंस का कौन सा पार्ट, इंडेफिनिट, जो सबसे पहला होता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, जिसमें आपको दिखाया जाता है वह पढ़ता है, वह जाता है, तुम रोते हो, तुम खाते हो, वह चलता है, वह दौड़ता है, वह लिखता है, वह, है ना, वह हंसता है। क्लियर? इस तरह से जो हमें जहां ता है ती है मिलता रहता है ना, वो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की जानकारी, और यही इसकी पहचान भी है। आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन इसका यही है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, ये इसका पहचान होता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो हम क्या बोलते हैं, इन विच सेंटेंस द वर्ब इज यूज्ड इन फर्स्ट फॉर्म विद एस और ईएस फॉर्म इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? हाँ, यानी अगर हम इसकी पहचान की बात करें, है ना, हम प्रेजेंट के सबसे पहले वाले पार्ट को पढ़ने वाले हैं। मैंने चार लिखवाए थे ना आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पीपीसी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें से हम पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसकी पहचान सबसे पहले पढ़ेंगे, मतलब आइडेंटिफिकेशन की, मतलब जिसमें ऐसी वर्ब यूज की जाए जो फर्स्ट फॉर्म में हो और ऐसे आईएस लगा कर, है ना, ऐसे आईएस फॉर्म में यूज कर ली जाए, या ऐसी वर्ब हो जिसमें ऐसे ना भी लगे पर फर्स्ट फॉर्म में रहे, ऐसे सेंटेंसेस हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की जानकारी देते हैं। दैट मीन्स हिंदी में अगर बात करें तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, वो सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जानकारी देते हैं। ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो, इस प्रकार से। क्लियर? हाँ, और इंग्लिश में इसकी अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो ऐसे लिख सकते हैं, इन विच सेंटेंस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विद एस और ईएस फॉर्म इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? हाँ, यानी पहचान हम ये लिख सकते हैं कि इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, अथवा ता हूं आदि शब्द आते हैं। आदि क्या, हम तो सारे लिख ही दिए, तो हमने बस 5 ही तो आते हैं, आदि शब्द आते हैं। यानी जिन वाक्यों के अंदर ऐसे वाक्य हो, मतलब ऐसे वाक्य आपको दिखाई पड़े जिनके लास्ट में आपको क्या दिखाई पड़े, ता है, ती है, ते हैं, ते हो और ता हूं दिखाई पड़े, वो सेंटेंस सब के सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही सेंटेंस होते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझे, जैसे राम घर जाता है,
तुम उसे पीटते हो, वह मुझे बुलाती है, ना बुलाती है मगर जाने का नहीं। चलो ठीक, वह मुझे बुलाती है, मैं खाना खाता हूँ। और खाना खाना बहुत जरूरी है बाबू, खाओगे नहीं तो सेहतमंद कैसे रहोगे? हमारी सेहत तो आप देख ही रहे हैं, पर हम खाना बहुत खाते हैं। हाँ, अब देखिए पहचान देखते हैं। मैंने अभी बताया कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हो अथवा ता हूं शब्द आते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की जानकारी देते हैं। जैसे देखो, वह घर जाता है, ता है आया, तुम उसे पीटते हो, ते हो आ गया, वह मुझे बुलाती है, नहीं बुलाती है पर जाने का नहीं, मैं खाना खाता हूं, ता हूं। अब देखो, ता है, ते हो, ती है, ता हूं आ गया नहीं? देखो, ता है, ती है, ते हो, ता हूं आदि शब्द आते हैं और सेंटेंस काहे के होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस कहलाते हैं। ये पहचान होती है। ये क्या होती है? पहचान की। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूं आदि शब्द आते हैं, वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के होते हैं। यही पहचान है। कोई बड़े से बड़ा सेंटेंस लिख दे, जैसे वह अपना हिस्सा दूसरों से शेयर नहीं करता है ना, वह हमेशा स्कूल समय से पहुंचता है ना, वह हमेशा अपना पाठ याद कर लेती है। आ रहे ना? ता है, ती है, ते है, आ रहा ना? तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस हमेशा हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की ही जानकारी देते हैं, है ना। ये तो हो गया पहचान। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के थ्रू लिख लिया, राम घर जाता है, तुम उसे पीटते हो, वह मुझे बुलाती है, मैं खाना खाता हूं। क्लियर? अब अगर हम इनकी बात करें, इनके रूल ऑफ ट्रांसलेशन की, इसको मिटा देते हैं बेटा, है ना। अब इसकी बात करें हम ऊपर रूल ऑफ ट्रांसलेशन की, इसकी बात करें हम रूल ऑफ ट्रांसलेशन की। रूल ऑफ ट्रांसलेशन इनका अगर हम बात करें, अब रूल ऑफ अनुवाद के नियम, मतलब अनुवाद के नियम की अगर बात करें, किसकी बात करें हम? अनुवाद के नियम की। अनुवाद मतलब अब इन्हें अनुवाद भी तो करना है इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। भाई हिंदी में तो दिए हैं, पहचान भी रहे हो, ता है, ती है, ते है, सॉरी ते हो, ता हो आ रहा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब भैया बनाना भी तो है, यू विल हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, है ना। इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश। भाई ट्रांसलेशन दो ही प्रकार का होता है, या तो हिंदी से इंग्लिश और या तो इंग्लिश से फारसी। नहीं नहीं नहीं, मतलब फारसी भाषा इंग्लिश की होती है, तो या तो हिंदी से इंग्लिश या तो इंग्लिश से। बिल्कुल सही बाबू, है ना। तो हमें पढ़ना है रूल ऑफ ट्रांसलेशन मींस अनुवाद के नियम। अब देखो, अनुवाद के नियम में हमें दो तीन बातें हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छे से कंसीडर करनी है, उन्हें समझना है, क्योंकि भाई अनुवाद का नियम ही आपको वाक्य का अनुवाद करना सिखाता है। मेन बात तो यही है। पहचान तो मान लो सेंटेंस कोई भी पढ़ लिया, ये तो आइडिया लगा ही लेते, सर प्रेजेंट का लग रहा है मुझे, ये पास्ट का लग रहा है सर मुझे, ये फ्यूचर का लग रहा है, ये तो ठीक है, पर सर लग रहा है मैटर नहीं करता है, सर बनेगा कैसे ये मैटर करता है। भाई लगने से थोड़ी हो जाता है, हमेशा वो बनाने से होता है ना। लोग ये थोड़ी बोलेंगे कि हाँ आप लोगों ने लिख के दे दिया बेटा ये लिखा है वह घर जाता है, तो बोला अरे सर ये तो प्रेजेंट डेफिनिट है, ता है आ गया। अरे बाबू पर बनाइए तो कैसे बनता है? हाँ, सबसे तो यही जरूरी है। हाँ, तो रूल ऑफ ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद के नियम। सबसे पहला हमको क्या करना है, यहां जो वर्ब यूज होती है, सबसे पहले जो वर्ब यूज होती है वो कौन सी यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की तीन फॉर्म होती है ना, अगर मेनली देखा जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी हम यहां मेनली वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं? फर्स्ट। वैसे मेनली वर्ब देखा जाए तो लोग कहते हैं 5 प्रकार की होती है। 5 मतलब लोग क्या बोलते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बेस फॉर्म होता है, इसी को हम बोलते हैं वर्ब का बेस फॉर्म। फिर आता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर आता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म जिसे बोलते हैं हम पास्ट फॉर्म, जिसे बोलते हैं हम सेकेंड फॉर्म, उसका नाम क्या होता है? पास्ट फॉर्म। तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोला जाता है? वो पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब लोगों ने क्या बोला कि अगर वर्ब में हम यस या ईएस जोड़ देते हैं तो वर्ब कहलाती है वो उसकी चौथी पांचवी फॉर्म। यही सब नौटंकी बनाते हैं लोग, पर नहीं, मेनली अगर हम देखें
तो वर्ब हमें बस इतना याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्म जिसे बोलते हैं बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म मतलब जिसे बोलते हैं सेकेंड फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल बोले तो इसका थर्ड फॉर्म, है ना। एक वर्ब जो बेस फॉर्म है, जैसे ईट ले लिया तो ये उसका हो गया V1 बेस फॉर्म। अब इसी को अगर हम लिख दें तो क्या लिख सकते हैं हम, एट इसकी सेकेंड फॉर्म हो गई, ये हो गई इसकी पास्ट फॉर्म। इसके पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल में या तो ईडी लगाया जाता है या तो ईएन ऐड किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल पढ़ाया जाता है ना, उसमें आपने पढ़ा ना नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब में 3 पार्ट आते हैं, जीरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल, जिसमें पार्टिसिपल में 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और फ्यूचर पार्टिसिपल। ये वही है पास्ट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को दिखाया जाता है, और दिखाया जाता है कि ये एडजेक्टिव का काम करता है उसमें। चलो वो तो अपनी बात की बात हो गई। इतना याद रखना है कि जब भी हमको पास्ट पार्टिसिपल बताता है ना कभी किसी वर्ब का, तो या तो ईडी लगाकर या तो ईएन लगाकर, है ना। अब हम ईट में क्या जोड़ दें, ईएन, ये हो गया अपना ईटेन, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, है ना। फिर एक वर्ब आती है उसमें आईएनजी लगा देते हैं लोग, फिर इसी वर्ब को बना देते हैं, ये तो चौथी फॉर्म। अगली बना देते हैं लोग कि वर्ब में एस या आईएस जोड़ दिया जाए, है ना, तो ये बन जाती है वर्ब की पांचवी फॉर्म। अरे बाबू बच्चों को यही बताइए ना, इसी में बताइए कि भाई ऐसे सेंटेंस है, बस सेंटेंस अगर सिंगुलर है तो यस या लग जाएगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो यस या नहीं लगेगा। बच्चों को इतना क्यों देना कि ये चौथी फॉर्म है, पांचवी फॉर्म है ना, इतना कंफ्यूज करना ही का है। इतना बताइए बच्चों को सिर्फ 3 फॉर्म होती है, मेनली 3 फॉर्म्स है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट को बोलते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड को बोलते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड होता है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब। बस इतना बताइए बच्चों को। वो तो यस या एस आईएनजी लगा करके वो हमको कंसीडर करना ही नहीं भाई, वो तो हम बच्चों को अलग से देख लेंगे कि बाबू ये सेंटेंस ऐसा है, इसमें वर्ब में V1 में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, ये सब्जेक्ट ऐसा है तो उसमें यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। बच्चों को इतना बताइए, बच्चों को ये मत बताइए कि इसमें पांचवी फॉर्म है या छठी फॉर्म है। क्यों कंफ्यूज करना उनको, क्योंकि हमेशा से वो 3 फॉर्म पढ़ते चले आ रहे हैं। अब आप उनके सर पर लाद रहे हो 5 फॉर्म होती हैं। कुछ मत बताओ उनको, इतना बताओ कि जो चौथी पांचवी फॉर्म है ना वो बस सेंटेंस के थ्रू बदलती है, बस सेंटेंस का सब्जेक्ट जैसा रहेगा ना, है ना, सेंटेंस का टेंस जैसा रहेगा ना, हम उसी अनुसार उसमें यस या एस ऐड कर लेंगे, उसी अनुसार हम उसमें आईएनजी लगा देंगे। बस इतना जरूरी है। बच्चों को इतना मत ला दिए कि वो 5 फॉर्म को याद करें, वो कंफ्यूज हो जाएंगे वो, ठीक है। तो 3 फॉर्म है, V1, V2 है ना, V3, जिसे बेस फॉर्म है ना, पास्ट फॉर्म और फर्स्ट पर। हमको क्या यूज करना है, इन सेंटेंस में प्रेजेंट के इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी हमको बेस फॉर्म का यूज करना है। यानी इस सेंटेंस में हम जब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते रहेंगे, हमको कौन सी फॉर्म पढ़ती रहनी है, वर्ब की बेस फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब बेस फॉर्म। बेस मतलब जहां से वर्ब स्टार्ट ही होती है, घर का एक बेस होता है, मतलब पहले आपने क्या नींव डाली, फाउंडेशन डाला, यही तो घर का बेस है, अब यही तो मजबूत करना है। अब यही मेन है भाई, घर का बीम ही, फाउंडेशन ही तो नीचे मेन होता है, ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर ली है जितनी बड़ी खड़ी करनी है। जब वही मजबूत होगा तभी तो बाकी की भाई बनेगी। अब यही V1 है जो मेन है, उसमें फिर आप देखो लोग बता चौथा पांचवा, उसी में लोगों ने एस जोड़ दिया, एस जोड़ दिया, चौथी पांचवी फॉर्म बना दी। यार ये क्यों होता है, कुछ करना ही नहीं है यार। चलो ठीक है, अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। अब यहाँ देखो दूसरा रूल इसी लिखते हैं हम, वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट मतलब कर्ता। अब यही देखो हम चौथी पांचवी फॉर्म बनाने वाले हैं, कर्ता के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो सब्जेक्ट जो काम करता है ना, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, सेंटेंस में सब्जेक्ट बोलते हैं तो कर्ता बोलते हैं ना। तो वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट मतलब कर्ता के अनुसार वर्ब की उसी फर्स्ट फॉर्म में जो आप यूज करने वाले हो फर्स्ट फॉर्म, उसी में यस या ईएस जोड़ा जाता है। अब कर्ता जैसा रहेगा उसी के अनुसार हमको यस या ईएस लगाना। अगर कर्ता अगर सिंगुलर है तो लगाना है, अगर कर्ता प्लूरल है तो नहीं भी लगाना है, तो नहीं भी लगाना होता है ना। अब हम देख लेते हैं सब्जेक्ट अपने कितने प्रकार के होते हैं, 2 सब्जेक्ट अपने कितने प्रकार के होते हैं, कर्ता। अब अगर हम कर्ता को देख लें, कर्ता मतलब सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है। अब अगर हम देख लें सब्जेक्ट कितने प्रकार का है, तो सब्जेक्ट मेनली कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल, सिंगुलर और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट। अब इसमें हम जो लिखेंगे ना अभी सब्जेक्ट, इसमें इस वाले कॉलम में, और इसमें जो लिखेंगे, अब अच्छे समझ लीजिए। देखो वही मैंने बोला, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फिर वर्ब में आए हुए वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट मतलब कर्ता के अनुसार वर्ब में एस या एस का प्रयोग किया जाता है,
कर्ता के अनुसार। अगर कर्ता अगर होगा एस आई एस वाला तो लगेगा एस आई एस, और कर्ता अगर एस आई एस वाला नहीं होगा तो नहीं भी लगेगा। अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर में आता है ही, सी, इट और नाम, नेम मतलब। अभी कौन सा, ओनली वन नेम, ओनली वन नेम, ये सिंगुलर हो गया। ही ये लड़के के लिए ही आता है, ही मीन्स भी होता है वह, सी मीन्स भी वह, इट हम लगाते हैं कभी भी किसी एनिमल या किसी बर्ड को दिखाने के लिए इट का यूज किया जाता है। मीनिंग होता है यह, मीनिंग होता है यह। और जब भी कभी सेंटेंस में सिर्फ एक नाम हो, सिर्फ एक नाम, या तो राधा या सीता या गीता या मीता या रीता या सोनम या मोनम, कुछ भी एक नाम, सिर्फ एक नाम सेंटेंस में सब जब सिर्फ एक नाम हो, ही आया हुआ हो मतलब वह आया हुआ, वह लड़की के लिए आया हुआ हो, यह आया हुआ हो, यह सेंटेंस सिर्फ एक नाम हो, या तो राम हो या श्याम हो या गीता हो या रीता हो, सीमा हो, बबीता हो, कुछ भी हो, हिमांशु हो, दीपांशु हो, गीतांशु हो, एक नाम हो, तब ये सब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, सिंगुलर। ये सब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, सिंगुलर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ये सब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, सिंगुलर हो जाते हैं। प्लूरल की अगर बात करें तो आई, वी, यू और दे। दे मतलब दे नहीं भगवान के नाम पर दे, दे मतलब वे, है ना और फिर मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम। मोर देन वन नेम का मतलब होता है जब वाक्य में एक से ज्यादा नाम आए हो, जैसे रीता और गीता, दीपा और सीमा, सोनी और मोनी, है ना, और आकाश और मुकेश, है ना, गीता और दीपा, रमेश, सुरेश और दिनेश, है ना। वाक्य में जब एक से ज्यादा नाम आए, एक से ज्यादा नाम आए, एक से ज्यादा, है ना, दो नाम एक से ज्यादा ही होता है, सिर्फ एक नाम तो सिंगुलर, तो एक से ज्यादा नाम मोर देन वन नेम तो प्लूरल। अब सुनो, इतना समझ में आया ना, मैंने भी क्या बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्रयोग किया जाता है, मतलब इस सेंटेंस में प्रेजेंट जब तक पढ़ेंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब तक पढ़ेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार मतलब कर्ता के अनुसार वर्ब की फॉर्म में उसी फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस को ऐड किया जाता है। कर्ता दो प्रकार का रहता है, अभी जो कर्ता आएगा ना वो भाई कैसे पहचान लेंगे फर्स्ट का है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर ही, सी, इट और सेंटेंस में सिर्फ एक नाम होता है, और आई, वी, यू, दे और मोर देन वन नेम ये प्लूरल फॉर्म में आते हैं, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। आई मतलब मैं, है ना, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे। अच्छा, ये जो तुम सब्जेक्ट है ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट होता है यार। ये यू कभी कभी सिंगुलर भी काम करने लगता है, कभी कभी प्लूरल भी काम करने, मतलब हम हल्का सा हिंट आपको देंगे कि यू कभी कभी सिंगुलर भी है, वैसे कहते हैं यू तो हमेशा से प्लूरल होता है क्योंकि प्लूरल वर्ब आती है हमेशा उसके साथ। हाँ बिल्कुल आती है। यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ वर्ब जरूर प्लूरल यूज की जाती है, पर वो काम कभी कभी सिर्फ एक बंदे के लिए भी करता है, सिर्फ एक आदमी के लिए, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए भी काम कर सकता है। यू जो है एक ग्रुप और कई लोगों के लिए भी काम कर सकता है, जैसे देखना। अच्छा, हम छोटा सा ये ऊपर मिटा रहे हैं, वैसे ही मिटाना है हमको, तो बताते भी देखना कैसे। अच्छा, हमने एक सेंटेंस लिखा यू के साथ, यू आर अ गुड बॉय, एक सेंटेंस ये लिखा है। फिर हमने लिखा यू आर गुड स्टूडेंट्स, यू आर गुड स्टूडेंट्स, है ना। अब देखो, अब हमने बस क्या किया है, जो नाउन यूज किया ना सेंटेंस में, उसी में ही सब कुछ है। देखो, यू आर अ गुड बॉय, हमने क्या किया, तुम एक अच्छे लड़के हो। जिस लड़के की बात की वो अकेला ही एक ही है ना, कि यू आर अ गुड बॉय। जिस लड़के की बात की ना कि तुम एक अच्छे लड़के हो, तो हमने उसी एक लड़के के बारे में बात की है कि जो लड़का है वो अकेला, जो एक लड़का है ना वही अच्छा है। यानी तुम जैसे एक लड़का खड़ा हो तो बोले यार तुम अच्छे विद्यार्थी हो यार। अब बात किसकी करें, सिर्फ एक लड़के की, तो हम यू जिसके लिए यूज कर रहे हो तो एक लड़के के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ सेंटेंस सिर्फ यू अकेले के लिए आया, सिर्फ अकेले के लिए। वर्ब जरूर प्लूरल है क्योंकि यू सब्जेक्ट ही ऐसा है कि भाई वर्ब प्लूरल लेके आता है, वो वर्ब हमेशा प्लूरल लेके आता है, ये तो ठीक है। लेकिन यू कभी कभी अकेले के लिए भी होता है, जैसे खड़ा है बच्चा ना, यू आर माई बॉय, यू आर माई सन, है ना, यू आर हिज डॉटर। बात तो एक ही आदमी की कर रहे हो, एक ही व्यक्ति की कर रहे हो। अब यहाँ देखो, यू आर गुड स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ कई सारे अच्छे बच्चे खड़े हैं, स्टूडेंट लड़के खड़े हैं, आपने बोला ना यू आर गुड स्टूडेंट्स, अरे आप लोग तो अच्छे विद्यार्थी हैं, आपकी बात कर ही नहीं रहे, आप सब तो अच्छे विद्यार्थी हैं, बात तो इनकी कर रहे जो गंदे हैं, पढ़ते नहीं है घर पर, इस तरह से। अब देखो यहाँ स्टूडेंट्स आ गया तो ये सब्जेक्ट नाउन प्लूरल हो गया, मतलब यू प्लूरल का काम करने लगा। यहाँ सिर्फ बॉय है, अकेले एक लड़के की बात की, तो यहाँ यू सिंगुलर हो गया। यही होता है कंसीडरेशन।
है ना, डिफरेंस की। यू हमेशा एक के लिए भी यूज होता है, यू एक ग्रुप के लिए मतलब ढेर सारे बच्चों के लिए भी यूज होता है। ठीक, चलो कोई बात नहीं। अब फिर से वापस आते हैं। सब्जेक्ट अपने दो प्रकार के, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर में आएगा ही, सी, इट और एक नाम, और प्लूरल में आएगा आई, वी, यू, दे और मोर देन वन नेम। क्लियर? ठीक है। अब समझो एक बात और, अब हम जो लिखने वाले पॉइंट याद रखना, जो पॉइंट लिखने वाले हैं उसको याद रखिए। पहला पॉइंट क्या था जो हमने लिखा था, वो दूसरा पॉइंट, उसके बाद तीसरा। जब वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, जब वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वह वाक्य सकारात्मक हो, सकारात्मक मतलब अफर्मेटिव हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उसी यस या यस की बात कर रहा था मैं, यस या यस को जोड़ दिया जाता है, यानी जब वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर हो और जो वाक्य है वो सकारात्मक हो, मतलब अफर्मेटिव काइंड का हो, अफर्मेटिव पार्ट का हो, तो वहां उसमें जो वर्ब आएगी ना, उसी फर्स्ट फॉर्म में हम यस या यस का प्रयोग करेंगे। अब यानी क्या पता चला, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी सब्जेक्ट अगर इनमें से कोई हो, इनमें से ही हो, सी हो, इट हो, या इनमें से अगर कोई है और वाक्य वो अफर्मेटिव का है, क्योंकि वाक्य में 3 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अगर इन तीनों में से किसी एक प्रकार का है तो सेंटेंस 3 प्रकार का रहता है, मतलब एक सेंटेंस के 3 पार्ट रहते हैं। ठीक है। अब सुनो, अगर वह जो वाक्य है वो अफर्मेटिव टाइप का है, अफर्मेटिव टाइप का है ना, अफर्मेटिव टाइप का है, सब्जेक्ट कैसा है उसमें, सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा, इनमें से कोई है, तो जो वर्ब आप यूज करेंगे उसमें क्या लगाएंगे, यस या ईएस। मतलब हमको मेनली अफर्मेटिव जो टाइप सब्जेक्ट सेंटेंस का है ना, अफर्मेटिव, कौन सा, अफर्मेटिव। अब उसमें वाक्य अगर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है इनमें से कोई आ गया, मतलब अफर्मेटिव टाइप का वाक्य है, मतलब सकारात्मक, जिसमें नॉट वाट नहीं होता, राम घर जाता है, तुम खाना खाते हो, वह नदी में स्नान करता है ना, वह हमेशा सच बोलता है, इस तरह से, है ना, जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, तो वो हो गया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट कैसा, इनमें से कोई है, ही है, सी है, इट है, ये है, तो जो V1 यूज करोगे ना उसमें ही यस या ईएस ऐड कर दीजिए। अगर वर्ब यस वाली है तो यस ऐड करिए, अगर वर्ब ईएस वाली है तो उसमें ईएस ऐड करिए। समझ गया, नहीं समझ गया? हाँ, ये सब नोट करते रहिएगा अच्छे से। ठीक है, यानी ये सब्जेक्ट हमारे रहे दोनों, सब सिंगुलर और प्लूरल। फिर हमने ऊपर लिखा रूल नंबर 3 कि जब, रूल ऑफ ट्रांसलेशन में रूल नंबर 3 कि जब वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वह वाक्य सकारात्मक हो, मतलब अफर्मेटिव का हो, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग किया जाता है। और इसी में आगे बढ़ा लो, जबकि इसी में आगे बढ़ा लीजिए, जबकि सब्जेक्ट जब प्लूरल हो, सब्जेक्ट जब प्लूरल हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड नहीं करते, तभी तो क्रॉस लगा दिया, यस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है। मतलब अगर वाक्य अफर्मेटिव का है, मतलब सकारात्मक है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस ईएस जुड़ेगा, और अगर उसी अफर्मेटिव वाक्य में अगर सब्जेक्ट अपना प्लूरल है, कैसा है, सब्जेक्ट अपना प्लूरल है, तो यस या ईएस जोड़ा नहीं जाता है। यानी अफर्मेटिव वाक्य में मेनली इतना ध्यान रखना है, अफर्मेटिव वाक्य जैसे राम घर जाता है, जिसमें नॉट वाट ना हो, नहीं का यूज ना हो, राम घर जाता है, तुम खाना खाते हो, वह अपना काम लिखती है ना, मैं अपना पाठ याद करता हूं, इस तरह से। तो जब सेंटेंस में ऐसे वाले वाक्यों में, अफर्मेटिव वाक्यों में, सकारात्मक वाक्यों में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस या ईएस जोड़ दिया जाता है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो यस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, है ना, उदाहरण के तौर पर इतना समझ में आया ना, यानी हमको पता चला कि हम जब भी कभी रूल ऑफ ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो 3 बातें हमने समझाई। हमने बताया पहले यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, दूसरा
वाक्य के कर्ता के अनुसार उसमें यस या यस भी ऐड किया जाता है, लेकिन वो वाक्य कैसा रहना चाहिए? सकारात्मक, अफर्मेटिव। वो वाक्य होना कैसा चाहिए? अफर्मेटिव, यानी अफर्मेटिव वाक्य में ही यस या यस का ऐड होगा, मतलब यूज होगा या तो नहीं होगा। ये यूज कब होगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर, इसका यूज कब नहीं होगा? जब वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल होगा। इतनी बात समझ में आई? हम सब एक जगह ही रूल लिखवाए थे कि बार बार आपको कहीं रट्टा ना मारना पड़े कि हमें आधे इधर लिखवाएं, आधे फिर आगे जाकर लिखवाएं। एक पास ही सब लिख लीजिए, याद हो जाएंगे आपको, है ना, कि हम अफर्मेटिव पढ़ा रहे हैं तो अफर्मेटिव रूल लिखवा रहे हैं, निगेटिव इंट्रागेटिव अलग नहीं। हम सब एक पास आपको लिखवाएंगे। एक पास लिखे रहने से आपको पूरी तरह से याद हो जाते हैं। बार बार आपका ध्यान जाएगा, अच्छा वहां तो सर ने बताया नहीं था, ये यहाँ क्यों बता रहे हैं। हाँ, सब रूल एक पास लिखे। अफर्मेटिव का आपने रूल पढ़ा कि वाक्य में जब अफर्मेटिव वाक्य होगा, सकारात्मक वाक्य होगा, तो उसमें यह देखना है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब जो यूज करेंगे ना उसमें एस लगा दीजिए। एक चीज लगेगी, वर्ब अगर यस वाली है यस, यस वाली है तो यस। अगर वाक्य अफर्मेटिव वाक्य में सब्जेक्ट प्लूरल है मतलब जो इधर लिखवाया था हमने, इधर जो लिखवाया था आई वी यू दे और मोर देन वन नेम, उसमें से कोई है तो यस या यस मत लगाइए, सिर्फ वर्ब को लिख के छोड़ दीजिए, V1 को लिख के छोड़ दीजिए, बस आगे अपना आगे चले जाइए। क्लियर? ठीक है। अब आते हैं, ये समझ में आया ना? हाँ, बढ़िया। तो इसमें रूल नंबर 3 में पता चला कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है और वो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यस या यस लगेगा। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस ही है और सब्जेक्ट प्लूरल है तो यस या यस नहीं लगेगा। अब देखो, अब रूल नंबर 4 पर आते हैं। जैसे हमने बताया यहां हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है? हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं मतलब सहायक क्रिया, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट होता है, सहायक क्रिया। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब 2 काम करती हैं, पहला डू और डज। तो हमको इतना पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं? 2, डू और डज। डू और डज। हाँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की कौन सी 2 हेल्पिंग वर्ब है? डू और डज। ठीक है, इतना भी याद रखेंगे। कब क्या लगाएंगे बाद में बताएंगे। डू और डज लगते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है? डू और डज। यहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, यानी हमने वर्ब पढ़ा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो यस यस लगेगा सब्जेक्ट के साथ, वरना नहीं लगेगा। और कब लगेगा? कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। लगेगा कब नहीं? जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। ठीक, हाँ, जो इधर में से होगा तो नहीं और इधर में से होगा तो लगेगा। ठीक, हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डू या डज। तो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। क्लियर? अब आ जाते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ये रूल नंबर आपके 4 हो गए। अब यहाँ ये ऐसे अफर्मेटिव डाल लिया हर एक सेंटेंस के 3 पार्ट में, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब अच्छे समझिए, अभी मैंने बताया अगर सेंटेंस अफर्मेटिव का है तो ऐसे तोड़िए। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव का है तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, क्या है? सब्जेक्ट अगर कैसा है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। तो V1 में क्या जुड़ेगा? यस या ईएस। अफर्मेटिव वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब में V1 में क्या जुड़ेगा? यस या ईएस। अफर्मेटिव वाक्य में सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल है, तो सिर्फ V1 रहेगी, क्योंकि यस या ईएस इसमें ऐड किया ही नहीं जाता। यस या ईएस ऐड इसमें किया ही नहीं जाता, सिर्फ V1 रहती है। मतलब जब अफर्मेटिव वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस यस लगा दीजिए, और अफर्मेटिव वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल सिर्फ क्या रहेगी? V1, ऐड ही नहीं करते। इधर निगेटिव में अभी मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब्स में क्या है? डू या डज। अब इनकी यूज कहां होता है? इनका यूज कहां होता है? अफर्मेटिव में इन हेल्पिंग वर्ब का यूज भी नहीं करते हैं। ऐसे अपने 2 ही सेंटेंस पूरे हैं, मतलब पूरे टेंस पढ़ेंगे ना, टोटल 12 पार्ट पढ़े थे। प्रेजेंट में 4, प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट में 4, फिर फ्यूचर में 4। और ऐसे सिर्फ 2 ही सेंटेंसेस हैं जहां अफर्मेटिव वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं होती है। अफर्मेटिव वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं होती है। वो कौन से 2 सेंटेंस हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और इनके सिर्फ अफर्मेटिव पार्ट। यानी ऐसे सिर्फ 2 सेंटेंस हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, हाँ शायद आप बात पहली बार सुन रहे होंगे, शायद नहीं बताया किसी ने होगा, लेकिन आपको शायद उतनी तरह कंसीडर ना हुआ हो। दूसरा पास्ट का इंडेफिनिट। ये 2 ऐसे सेंटेंस हैं जिनके अफर्मेटिव पार्ट में, जिनके तो 3 पार्ट होता है ना, हर एक सेंटेंस के 3 पार्ट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे तो भी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तो भी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे तो भी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तो भी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, है ना। हर एक टेंस के उसके 3 पार्ट रहते हैं सेंटेंस के, है ना। अब अगर हमने बात किया कि अफर्मेटिव का, हमने बोला हेल्पिंग में क्या है? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में डू या डज। क्या है? डू या डज। ठीक, पर ये डू डज लगती कहां है? निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। अफर्मेटिव में यूज भी नहीं होती है, अफर्मेटिव में यूज भी नहीं होती। अब हमने बताया ऐसे 2 ही वाक्य हैं
ऐसे सिर्फ 12 में सिर्फ 2 ही वाक्य हैं जहां अफर्मेटिव वाक्य में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अफर्मेटिव वाक्य में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। वो कौन से सेंटेंस है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, और फिर आगे जो पढ़ेंगे आगे ना पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। ये ऐसे 2 वाक्य हैं जहां अफर्मेटिव वाक्य में, जिनके अफर्मेटिव वाक्य में, सकारात्मक वाक्य में एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। सॉरी, इसे मतलब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए आइए, यहां हमने क्या बताया कि हमारी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, है ना, वो क्या है? डू और डज। पर यहां यूज भी नहीं होती है, अफर्मेटिव में यूज भी नहीं होती है। यूज कहां होंगी? निगेटिव में और इंट्रागेटिव में। एक दूसरा और टेंस है जहां हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में यूज नहीं होती, वो कौन सा है? पास्ट का इंडेफिनिट। कौन सा? तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। ध्यान रखना है, यहां किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब प्रयोग ही नहीं होती। ठीक, अब निगेटिव में क्या लाएंगे? निगेटिव में आइए, अब डू डज देखो यहां से शुरू हो जाएगा। हमने बताया 2 ही हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज, पर यूज कहां कहां करनी है? यानी अगर अपना सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, तो हमको क्या लगाना होता है? डज के साथ नॉट, मतलब डज नॉट यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है? डज नॉट। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है, ऐसे सब्जेक्ट लिखवाया था ना, इधर सिंगुलर रखा था, इधर प्लूरल। अगर इनमें से कोई है, सब्जेक्ट अगर यहां वाले में से है ना, तो हमको उसके साथ क्या लगाना है? डज नॉट। और अगर इधर वाले में से कोई है तो उसके लिए क्या लगाना है? डू नॉट। हाँ, तो क्या लगाना है हमें? डू नॉट। ये टेबल बना देखो, हम इसी वजह से आपको सब एक ही पास लिखवा दे रहे कि आपको बार बार वो झंझट ही ना करना पड़े। अब आप कभी भी, है ना, मेरा जब तक अगला वीडियो आएगा, है ना, तब तक आप अपने आप पहले वीडियो में सीख लोगे कि हमको देखो क्या करना है। पहले वीडियो में सब कुछ है आपके पास, है ना। हाँ, तो अफर्मेटिव वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सीधे तरह रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगा करके सेंटेंस ट्रांसलेट कर लेना है इनटू इंग्लिश। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिर्फ V1 यूज करनी है, सिर्फ V1, एस लगाना भी नहीं है। अब यहाँ हेल्पिंग और प्रेजेंट के इंडेफिनिट की 2 होती हैं, डू और डज। डू कब यूज करनी है हमें? डू हम तब यूज करते हैं जब, डू नॉट हम तब यूज करते हैं जब सब्जेक्ट अपना कैसा हो? प्लूरल। सब्जेक्ट अपना कैसा हो? प्लूरल। और डज नॉट कब यूज करते हैं? जब सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ निगेटिव में डज नॉट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ निगेटिव में डू नॉट। गॉट इट? इतना समझ में आया? हाँ। अब आ जाइए इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव इज ऑफ 2 टाइप्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इज ऑफ 2 टाइप्स। अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इज ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 प्रकार का होता है। पहला हेल्पिंग वर्ब टाइप, ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं अलग अलग पढ़ाता हूं। और दूसरा टाइप होता है WH वर्ड टाइप। WH वर्ड टाइप। हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ 2 टाइप्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा 2 प्रकार का होता है। पहला HV टाइप। HV टाइप नहीं, हम इसको कोई HV टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जब भी सेंटेंस को 2 प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव एक होता है जब क्या से ही शुरुआत होने लगती है, क्या राम घर जाता है, क्या तुम अपने कपड़े धोते हो, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो, क्या तुम अपना पाठ याद करते हो। जब क्या से शुरुआत हो जाए, जब क्या से शुरुआत ही होने लगे, तो हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब टाइप। क्यों? क्योंकि उस क्या की जगह पर क्या यूज करना पड़ता है? उसी सेंटेंस में आने वाली हेल्पिंग वर्ब। हाँ, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब टाइप। अब दूसरा जो सेंटेंस होता है वो होता है WH टाइप। मतलब वाक्य के बीच में कभी भी कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब इत्यादि शब्द आने लगते हैं, तो इसे बोला जाता है WH टाइप। क्यों? क्योंकि उन शब्द की अंग्रेजी पहले लिखनी पड़ती है। अगर हमने लिखा तुम क्या पढ़ते हो, तो व्हाट डू यू रीड बोलना पड़ेगा। व्हाट डू यू रीड, क्योंकि क्या बीच में आया ना। जब भी कभी कहाँ, कब, क्यों, कैसे, किसे, कौन, ये सेंटेंस के बीच में आने लगे तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगानी पड़ती है। बस यही बात हो गई। अगर क्या शब्द से शुरुआत हुई है तो हमेशा उसकी अंग्रेजी पहले बनानी है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब टाइप। जब कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या इत्यादि सेंटेंस के बीच में आने लगे, मिडिल ऑफ द सेंटेंस आने लगे, वाक्य के बीच में आने लगे, तो हम उसे बोलने लगते हैं WH टाइप। क्यों? क्योंकि उसकी अंग्रेजी फिर पहले लिखने लगते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं इन्हें HV टाइप और WH टाइप। इतना ध्यान रखेंगे आप, इतना याद रहेगा आपको। वेरी गुड, ठीक है। यानी अफर्मेटिव अगर बात करें तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यस या आईएस, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब सीधा यूज करनी, एस यूज भी नहीं करना। अब हमने बताया यहाँ हेल्पिंग और प्रेजेंट के इंडेफिनिट में 2 होती हैं, डू और डज। फर्स्ट अफर्मेटिव में यूज भी नहीं करनी, मैंने बताया 2 ही सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां यूज नहीं होती हेल्पिंग वर्ब। अफर्मेटिव में पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो देखो हमने यहाँ यूज ही नहीं किया। अब आइए नेगेटिव में, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट। इंटरोगेटिव में आइए, इंटरोगेटिव इज ऑफ 2 टाइप्स, हेल्पिंग ऑफ टाइप, WH टाइप। अब हेल्पिंग ऑफ टाइप को हम डिस्क्राइब कर देते हैं कैसे। पहले हम हेल्पिंग ऑफ टाइप को डिस्क्राइब करते हैं। हेल्पिंग ऑफ टाइप, हेल्पिंग वर्ब टाइप,
हेल्पिंग वर्ब टाइप कैसे? जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो, जब वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, जैसे क्या राम घर जाता है। अब इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क तो लेगा ही लेगा। अब देखो वाक्य की शुरुआत क्या से हुई, अब जब इसको बनाओगे ना, इस वाक्य को जब ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करोगे ना, तो इस क्या की जगह पर ही आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है कौन सी? डू या डज। तो या तो इसे बनाने के लिए आप डू से शुरुआत करोगे, या इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए किसकी शुरुआत करोगे? किसे? डज से। अब वो तो आपको ऑलरेडी पता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो डज से शुरुआत कर दीजिए, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो किससे शुरुआत कर दीजिए? डू से। अभी तुमने पढ़ा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू। क्लियर हुआ? इसे ही बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब टाइप, क्योंकि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की शुरुआत करनी पड़ेगी। इन सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले शुरुआत किससे करनी पड़ेगी? हेल्पिंग वर्ब से। इसीलिए इन्हें कहते हैं हम हेल्पिंग वर्ब टाइप। अब अगर हम बात करें किसकी? दूसरी टाइप की, WH वर्ड टाइप। देखो WH वर्ड टाइप, WH वर्ड टाइप जैसे पहला हमने लिखा वह उसे क्यों पीटता है ना? क्वेश्चन मार्क बाय इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये लगा दिया। अब देखो तुम यहां देखो, इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, इसमें देखो एक WH वर्ड तुमको बीच में दिखाई दे रहा होगा कोई ना कोई। ये देखो क्यों, क्योंकि क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। और वाई के शुरुआत के दो लेटर देखो क्या लिखे हैं? WH वर्ड। हाँ, इसी को बोलते WH वर्ड वाले, मतलब हर वो शब्द जो यहाँ बीच में आता है, कब, क्यों, कैसे, कहां, किसे, कौन, हमेशा वो WH से ही तो लिखे जाते हैं, है ना? WH से ही तो लिखे जाते हैं। इसीलिए जब इनकी अंग्रेजी बनाओ, इसको जब ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करोगे तो सबसे पहले इस शब्द की आई हुई अंग्रेजी पहले लगाने लगते हो। तो बस वही है, जिसकी अंग्रेजी सबसे पहले शुरू हो जाए, मतलब जिस चीज को हम जिस शब्द के साथ शुरुआत कर दें वही टाइप बन जाता है। जब क्या वाला आया था, क्या वहां घर जाता है, क्या राम घर जाता है, तो हमने क्या की अंग्रेजी पहले बनाई थी, हेल्पिंग वर्ब लगाई, हेल्पिंग वर्ब टाइप बन गया। ये सेंटेंस आया तो हम WH पर फोकस किए, क्यों पर फोकस किए तो वाई होता है, यही बन गया WH वर्ड टाइप, क्योंकि वाई में देखो WH आया ना, यही WH वर्ड होते हैं। अब देखो हम आपको, अब देखो ये समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए WH वर्ड की अगर, अब देखो कहोगे गुरुजी आप सेंटेंस नहीं बनवा रहे हो, तो भैया ये सब सेंटेंस ही तो बन रहा है। सेंटेंस को बनाने से पहले आपको हल्की फुल्की वो जानकारी, जो रूल ऑफ ट्रांसलेशन है वो कौन देगा? हम यहीं पर इसीलिए सब लिखे दे रहे हैं। पहले वीडियो में आपको 30-40% जानकारी मिल गई, अब बना सकते हो। अब देखो अगर हम बात करें उन WH वर्ड की, कौन कौन से होते हैं, उन्हें कैसे पहचानेंगे WH वर्ड कौन से? जैसे देखो पहला वर्ड देखो वेयर। अब देखो WH आया ना, दोनों शुरुआत के दो लेटर WH है, इसकी हिंदी होती है कहां। अब जब कहां बीच में कभी आ जाए सेंटेंस के बीच में, क्यों की जगह कहां आ जाए, शुरुआत वेयर से करनी है। क्यों आ गया तो शुरुआत कहां से करनी है? तो वाई से करनी है। अब देखो आ गया ये क्यों, अब इसकी भी देखो शुरुआत के दो लेटर क्या क्या है? वाई तो है, WH ही तो है, इसलिए बोलते हैं WH वर्ड टाइप। अब वाट ले लो होता है क्या, कब ले लो होता है व्हेन, कहां हो गया क्यों हो गया, है ना? कौन ले लो मतलब हु, ये हो गया कौन। किसे ले लो मतलब होता है हु, किस नहीं, किसे यार, किसे यार तुम लोग जो है, किसे ले लो हो गया हु। विच ले लो, ये यहां भी तो WH वर्ड ही है, मतलब देखो WH वर्ड, WH वर्ड, WH वर्ड, WH वर्ड, WH वर्ड, WH, हर एक वर्ड देखो WH से शुरुआत हुआ। हाँ, इसे ही बोलते हैं WH वर्ड टाइप। अब कहां, क्यों, क्या, कौन, किसे, या ये भी किसका, किसकी, किसकी, है ना? जब भी कभी भी ये सेंटेंस के बीच में आ जाए, समझ लीजिए इनकी अंग्रेजी पहले बनती है, इसलिए हो गए WH वर्ड टाइप। हाँ, तो इंट्रोगेटिव्स ऑफ टू टाइप्स, है ना? अब देखिए आज की बात मैंने क्या सीखा है, पूरा हम जो है समरी एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले पहचान सीखी जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होते हैं। अब रूल ऑफ ट्रांसलेशन में आ जाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन जब अफर्मेटिव सेंटेंस पर आएगा तो मैंने बताया अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगेगा। सब्जेक्ट अफर्मेटिव में प्लूरल अभी लिखवाया था यहाँ, तो एस नहीं लगेगा। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो दो ही हेल्पिंग वर्ब होती है, डू और डज। डू किसके साथ लगता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डू नॉट और डू नॉट, है ना? अगर प्लूरल में से जो इधर लिखवाया था मैंने तो ये हो गए प्लूरल, तो डू नॉट लगाइए। सब्जेक्ट सिंगुलर है इधर वाले में से तो लगाइए डज नॉट। फिर मैंने बताया इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, एक होता है HV टाइप, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब टाइप। हेल्पिंग वर्ब टाइप में क्या होता है? जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से हो, है ना, वो हेल्पिंग वर्ब टाइप कहलाते हैं। और जिन वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां इत्यादि आ जाए वो होते हैं इंट्रोगेटिव, सॉरी वो होते हैं WH टाइप। ठीक है, इतनी। अब हम आपको कुछ सेंटेंस दे करके जा रहे हैं आज की क्लास में, एक हम बनवाएंगे, एक सब सिंगुलर का, एक प्लूरल का। अब आपको खुद ही उन्हें
घर पर फिर नए सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करने हैं, हम कुछ लिख के देंगे वो बनाने हैं। जैसे हम शुरू करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव, हम शुरू करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव होने बताया जिसमें जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, सकारात्मक। जैसे सेंटेंस हमने लिखा राम घर जाता है, मैंने अफर्मेटिव क्या बताया था, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो V1 में एस लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब में एस नहीं लगेगा। और एक लिख लिया वे घर जाते हैं, है ना। अब आपको क्लियरली देखो दिख रहा होगा, एक सब्जेक्ट सिंगुलर वाला है, एक सेंटेंस सिंगुलर वाला है और एक सेंटेंस प्लूरल वाला है। तो देखो मैंने बताया था जब भी कभी सेंटेंस में सिर्फ एक नाम आए, एक नाम, वो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। और जब भी कभी सेंटेंस में, है ना, एक से ज्यादा नाम आए प्लूरल होता है। और ये भी तो लिखवाया था जब कभी आई वी यू दे आ जाए, है ना, मैं तुम, है ना, मैं तुम हम और वे आ जाए। अब देखो राम इस सेंटेंस में अकेला है, राम घर जाता है, सेंटेंस में राम अकेला है, तो राम कौन सा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर। अब वे की अंग्रेजी अभी मैंने लिखी थी क्या होती है, दे कौन सा सब्जेक्ट होता है, अभी मैंने लिखवाया था यहां पर प्लूरल होता है। आई वी यू दे, आई वी यू और दे, ये चार सब्जेक्ट कैसे होते हैं, प्लूरल। हाँ ठीक। अब आपको मेरी एक बात और याद आ रही होगी कि सर आपने बताया था जब भी अफर्मेटिव वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा V1 में एस लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो V1 में एस नहीं लगेगा। अब इनको बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर लीजिए आप हमसे, स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर मतलब एक ऐसा फार्मूला जो सेंटेंस को ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने में आसानी देगा। यानी सबसे पहले हमको क्या, सेंटेंस जब भी हमको ट्रांसलेट करना होता है इनटू इंग्लिश, सबसे पहले हम किसे बनाते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। अफर्मेटिव का है ये, अफर्मेटिव का। और अफर्मेटिव में हम ये लिख रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ये भी लिख लीजिएगा। ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसके लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होगा सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट लिखिए, फिर V1 लिखिए, मतलब वर्ब लिखिए जो भी आई हो, फिर उसमें यस या ईएस उसी वर्ब के अकॉर्डिंग जोड़ दीजिए, और फिर आगे ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, और फिर जो भी अदर पार्ट रहता है वो अदर पार्ट जो भी रहता है, अदर पार्ट। यानी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट वाला वो सेंटेंस है तो सब्जेक्ट पहले लिखिए उसी सब्जेक्ट को जो भी सिंगुलर है, उसमें V1 लिखिए जो भी दी गई हो, और बताएंगे कैसे पहचानते हैं। फिर यस या ईएस उसमें जोड़ दीजिए, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर पार्ट, है ना। प्लूरल सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर लीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर लीजिए। तो यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट उसी प्लूरल को सब्जेक्ट में लिख लीजिए, यहां V1 लिख लीजिए। मैंने बताया था प्लूरल सब्जेक्ट जब होता है अफर्मेटिव वाक्य में तो यस या इसका प्रयोग ही नहीं करते, छोड़ दीजिए, सिर्फ V1 रहेगी, यहाँ एस या डी नहीं किया जाता। फिर यहां पर ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, और फिर यहां पर अदर पार्ट्स। हाँ, ये दोनों स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट V1 यस या ईएस उसका ऑब्जेक्ट, है ना। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है सब्जेक्ट उसको लिखिए जो भी आया है वो सब्जेक्ट V1 देखो है सब सेम ही, सब्जेक्ट वर्ब यस या ईएस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, है ना, ऑब्जेक्ट है वही तो है सब कुछ, पर यहाँ यस ऐड हो रहा है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो वर्ब में यस या ईएस लगाया जाता है, और सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है तो वर्ब में यस लगाया नहीं जाता, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं। आई बात समझ में। तो ये दोनों के अब आ जाओ, इधर आ जाओ, बनाते हैं। लिखा है राम, राम कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो सबसे पहले राम ही सब्जेक्ट है, राम ही सब्जेक्ट है, लिख दिया, सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा, राम सब्जेक्ट है। अब क्या लगानी है हमको, वर्ब। वर्ब कैसे पता चलेगी, जहां पहचान है, पहचान कहां पर ढूंढो, ता है, ये पहचान मिली, इसको हटा दीजिए, पहचान निकाल लीजिए, पहचान को निकाल लिया, अब इसे मिटा दीजिए। मान लीजिए है ही नहीं, क्या बचा, सिर्फ जा, जा, ना अपनी तरफ से जोड़ दीजिए, हर वर्ब में ना अपनी तरफ से जोड़ दीजिए, क्या हो गया, जा ना। भाई पहचान हटा दीजिए, इसे निकालिए, बची जा, और ना जोड़ दीजिए अपने आगे, ना उसी में जोड़ दीजिए, जा ना जोड़ दिया, क्या बन गया, जाना। और जाना का मीन्स होता है बाबू, गो। हाँ, और जब भी किसी वर्ब का लास्ट का लेटर ओ हो, किसी भी वर्ब की लास्ट का लेटर ओ हो, हमें क्या बढ़ाना होता है। हाँ ठीक, अब तो समझ गए, यहाँ पे अब क्या लगनी है, गोज लगनी है। भाई सब्जेक्ट तो आपने लिख दिया, अब आपको लिखनी क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, देखो मैंने बताया हमेशा पहचान को हटाइए, जो वर्ड मिल जाए वही वर्ब होती है, उसमें ना जोड़ना होता है, ना जोड़ना होता है। तो लिखा गो हो गया, जाना। और देखो ये देखो सब्जेक्ट है सिंगुलर, सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो वर्ब में क्या जोड़ना है हमको, यस या ईएस। अब ये भाई ओ वाली वर्ब है, मतलब अभी मैंने बताया जब भी कभी किसी वर्ब का लास्ट का लेटर ओ हो, आगे क्या बढ़ाना होता है, ईएस। तो राम गोज होम लीजिए, तो घर का है मीन्स होता है होम, जाता कहाँ है, होम। तो सब्जेक्ट वर्ब में यस या ईएस आ गया, तो ऑब्जेक्ट हो गया होम, हो गया, लीजिए। अब आते हैं नीचे, देखो नीचे आ जाइए, इसमें आइए, दूसरे वाले सेंटेंस में आइए। लिखा है वे घर जाते हैं, वे मतलब
दे। अब बताओ दे कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल यार बाबू, अभी तो बताया मैंने, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। अब तो सब्जेक्ट तो हमने लिख लिया भाई, प्लूरल सब्जेक्ट लिख लिया ना। अब किस पे बारी आएगी? वर्ब की। हमने बता पहचान हटा दीजिए, ते है, वे घर जाते हैं, ते हैं हटाइए, हटाइए, मान लीजिए है ही नहीं, बचा क्या? जा। ना अपनी तरफ से जोड़ दीजिए, जा प्लस ना हो गया जाना। जाना का मीन्स होता है भैया गो। तो दे, अब देखो दूसरे नंबर पे चाहिए हमको क्या? वर्ब। सब्जेक्ट तो हमने भाई दे लिख लिया ना, वे की अंग्रेजी दे लिख ली ना। अब क्या चाहिए हमको? V1 लिखिए भाई, गो। अब इसमें यस या इस तो लगना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है बाबू, उसी का तो स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब में यस या यस नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है, तो दे गो रहेगा। अब भाई देखो हो ही तो हो गया, वे जाते हैं कहां? घर, होम। अब देखो राम घर जाता है, राम सिंगुलर था तो यस या यस आया, और वे प्लूरल होता है तो जाने के लिए सिर्फ गो आया, सिर्फ V1 आई, इसमें यस या यस नहीं आया। यहां देखो आ गया। समझ गए नहीं समझ गए? तो सब्जेक्ट जब जब सिंगुलर होगा वर्ब में यस या यस लगाना है, सब्जेक्ट जब जब प्लूरल होगा वर्ब में यस या यस नहीं लगाना है। अब कुछ आपके लिए सेंटेंसेस हैं, इन्हें ट्रांसलेट करिए। अब यह आपके लिए HW में क्या इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा, आप बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, है ना, समझ में आया हो अच्छे से, तो लाइक करें, अच्छे से कमेंट्स करें और बताएं कि ये सेंटेंस जो हमने लिखे हैं ये कैसे ट्रांसलेट होंगे, कमेंट में हमको लिख के भेजें, है ना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को आगे शेयर भी करें, है ना। और बने रहिए हमारे इस चैनल पर।